अभी हो गया। कोई बात नहीं, बस ठीक है। सही है, कंफर्टेबल है। बोर्ड का पड़ेगा कि बोले अच्छा जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमें इन्वेस्टर्स मिलते हैं और हम इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर सबसे पहले क्या देखता है जी? लोकेशन, मेरा मानना ये है कि जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। एक तो सिक्योरिटी ऑफ फंड, यानी कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो कितना सेफ एंड सिक्योर है, और दूसरा वो कितना एप्रिशिएट हो सकता है। अगर ये दोनों चीजें उसकी समझ में आ रही हैं तो वो चांस में भी पैसे लगाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को मतलब है अपने एप्रिशिएशन से, अपनी सिक्योरिटी से, कि अगर 1 रुपया उसने लगाया वो बिल्कुल सेफ है और वो 2, 3, 4, 5 रुपये उसे होते हुए नजर आ रहे हैं तो उसे आप जहां मर्जी पैसा लगवा लो। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं धुलेरा, अगर इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बातचीत करें तो ये 1000% सेफ एंड सिक्योर है, और अगर एप्रिशिएशन की बातचीत करें तो दुगना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, इससे भी ज्यादा की ताकत रखता है ये प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टर के पैसे मल्टीप्लाई होने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इसकी और जज करते हैं कि जो ये बातें हैं क्या वाकई ये सच है। धुलेरा की जो शुरुआत है वो है 2008 से। 2008 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के पास, अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इसे लिखे मत अभी आप, क्योंकि आप लिखेंगे तो जो मैं बोलना जा रहा हूं तो आप उसे पूरा कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसकी बाद में आप फोटोग्राफ ले लीजिएगा और इसे फिर बाद में आप रिपीट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करनी है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहे समझने में बाद में। 2008 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रपोजल आता है कि हिंदुस्तान में एक बिजनेस हब होना चाहिए, जस्ट लाइक ए शंघाई, जिससे कि जो इंडिया की जीडीपी है, जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो पाए, जीडीपी हमारी इंक्रीज हो पाए। तो ये बिजनेस हब कहां लगाएं? यूपी वाला कहता है मेरे यहां लगा दो, राजस्थान कहता है मेरे यहां लगा दो। तो ये बिजनेस प्रपोजल एक तरीके से गुजरात गवर्नमेंट को मिल जाता है। गुजरात को क्यों मिलता है? क्योंकि गुजरात इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। आज अगर गुजरात को एक कंट्री मान लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये 5वें 6ठे नंबर पे आता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। पूरी इंडिया का 40% से ज्यादा का व्यापार आज सिर्फ और सिर्फ गुजरात में होता है, और भी बहुत सारे कारण से गुजरात को फाइनल किया जाता है। अब गुजरात तो बहुत बड़ा है, गुजरात में कहां लगाएं? तो भावनगर के पास एक गांव का नाम है धुलेरा, इसको फाइनल किया जाता है। इसको फाइनल करने का सिर्फ मेन कारण क्या होता है? क्योंकि इसके चारों तरफ बैरल लैंड है, जमीन ही जमीन है, प्लेन, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ वहां पे आपको जमीन ही नजर आएगी। अब सरकार क्या करती है? इसके अंदर 22 + 11 विलेज इसके अंदर ऐड करती है इस गांव के अंदर, और इसे सबसे पहले तहसील के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और डेवलपमेंट के लिए जो एरिया निकल के आता है वो एरिया निकल के आता है 920 स्क्वायर किलोमीटर। आज अगर इस 920 स्क्वायर किलोमीटर को देखा जाए तो ये अहमदाबाद से बड़ा है, ये मुंबई से बड़ा है, ये सिंगापुर से बड़ा है। ये जितना बड़ा दिल्ली है तकरीबन इतना बड़ा एरिया है जो डेवलप हो रहा है। अगर 200 गज का एक प्लॉट या कोई एक बिल्डिंग भी हमारे सामने डेवलप हो रही होती है, बन रही होती है, तो बनने से बनने तक में रेट में फर्क आता है। अगर दिल्ली जितना शहर हमारे सामने डेवलप हो, एक इन्वेस्टर के सामने डेवलप हो, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ जी, 2012 में इसको फाइनल किया गया, हरी झंडी दिखाई गई और इसको नाम दिया गया इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ये जो नाम है ये सरकारी नाम है, सरकार के द्वारा दिया हुआ नाम है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या? जो चीज जीरो से बनेगी, नई बनेगी, फ्रेश बनेगी, और ये हमारे हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी का मतलब हाई टेक्नोलॉजी के साथ किसी शहर को बसाना।
अब सरकार ने क्या करा, इस 920 में से जो स्ट्रक्चर निकल के आया वो स्ट्रक्चर है 422 स्क्वायर किलोमीटर का जो डेवलप होना है, यानी कि जितना शहर है उससे आधा ही बनना है। तकरीबन जो 500 स्क्वायर फीट किलोमीटर जो बचाया जा रहा है ये ओपन एरिया है, ये ग्रीनरी है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये यूनिवर्सिटीज है। हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस शहर को बसाया जा रहा है। पूरा का पूरा ये शहर 920 स्क्वायर किलोमीटर सारा का सारा अंडरग्राउंड है, यानी कि तकरीबन पूरी की पूरी सिटी वायरलेस है। आपको तार कहीं नजर नहीं आएंगे। तकरीबन 11 कनेक्शन जमीन के अंदर डाले जा रहे हैं, बिजली का, पानी का, नेट का, गैस का, वेस्ट वाटर का। तो जितना भी एरिया है टोटल डिगिंग फ्री है। आज के टाइम में आप देखते होंगे जैसे बरसात हुई है तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, तो कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। रोड पे कंस्ट्रक्शन रेगुलर रहती है, तो ये पूरा शहर डिगिंग फ्री है, कंस्ट्रक्शन फ्री है। एक रोड की जो लाइफ है तकरीबन 300 साल की लाइफ है। पूरा का पूरा ये शहर वाईफाई से चलने वाला, और 10,000 से ज्यादा यहाँ पे सेंसर प्रपोज्ड है। आज आप देखते होंगे सेंसर हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है। आज सेंसर के द्वारा विदाउट ड्राइवर गाड़ियां चल रही हैं, सेंसर के द्वारा आपका पूरा घर कंट्रोल किया जाता है, सेंसर्स के द्वारा ही जितने रोबोटिक और जितनी सारी चीजें वो सेंसर्स के द्वारा ही चलती हैं। तो यहाँ पे 10,000 से ज्यादा सेंसर प्रपोज्ड है। इस चीज का आईटी इंडस्ट्री का जो टेंडर दिया गया है वो आईबीएम कंपनी, विप्रो कंपनी एंड सिस्को कंपनी को दिया गया है। अब मेन काम शुरू होता है 2016 से, जब सरकार ने धुलेरा को प्रमोट करना शुरू करा नेशनली और इंटरनेशनली कि आप हमारे यहाँ आइए, इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको बिजली पानी देंगे, सस्ती जमीनें देंगे, 70% तक की सब्सिडी निकाली, सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि आपको यहाँ आना है तो जितने भी अप्रूवल्स मिलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्लग एंड प्ले कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि आपको आना है, प्लग लगाना है और काम शुरू करना है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज एज ए गवर्नमेंट हम आपको देंगे। तो जब ये फैसिलिटीज दी गई तो करते करते नेशनली और इंटरनेशनली 450 से ज्यादा कंपनियों ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया धुलेरा को लेकर। जैसे आज आप धुलेरा को सर्च कर रहे होंगे तो बहुत सारे एमओयू आज आपके सामने आ रहे होंगे कि इस कंपनी ने 1000 करोड़ का कर दिया, इसने 1500 करोड़ का कर दिया। तो 450 से ज्यादा कंपनियों ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू करे। आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे शहर में या किसी भी शहर में कोई एक भी बड़ा प्रोजेक्ट लग जाता है तो वो शहर बन जाता है। अगर हम जमशेदपुर को देखें, अगर हम पूना को देखें, अगर हम बेंगलोर, गुड़गांव को देखें, तो मात्र कुछ चीजों ने उनको कहीं ज्यादा एप्रिशिएट कर दिया। तो यहाँ पे तो 450 से ज्यादा कंपनीज हैं। तो सबसे पहले क्या लगाया गया यहाँ पे, सोलर प्लांट। सोलर प्लांट क्योंकि इको फ्रेंडली होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, 4400 मेगावाट का सोलर प्लांट फाइनल किया गया। 4400 मेगावाट कितना होता है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है इतना बड़ा। 4400 मेगावाट इतना होता है कि पूरे बिहार को, पूरे कैलकाटा को बिजली दे सकता है, जो सिर्फ दिल्ली जितने शहर के लिए बसाया जा रहा है। टाटा जैसी कंपनियों को टेंडर मिले, टाटा ने काम शुरू करा, और इस 4400 मेगावाट में से टाटा अभी तक 300 मेगावाट तैयार कर चुका है जो अहमदाबाद गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है। अब देखा जाए तो बनना कितना था जी, 4400, बना कितना है 300। लेकिन ये 300 कितना होता है, जो बन चुका 300 ये कितना होता है, 300 इतना होता है कि ये आपके पूरे नोएडा को बिजली दे देगा। 300 इतना होता है कि 300 लगने में 5 किलोमीटर का एरिया कवर हुआ है, और बनना है 4000 से भी 15 गुना ज्यादा और बनना है। तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना रॉ मटेरियल, कितनी जॉब अकेला ही क्रिएट करेगा। ये सिंगल प्लांट 25,000 करोड़ का है। तो जब कोई प्लांट सिर्फ हवा में था, बातों में था, कागजों में था, जब वो रियलिटीज में आ जाए, लगना शुरू हो जाए, टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि वहां पे सोलर प्लांट से रिलेटेड कितनी और सारी कंपनियां आना जाना शुरू कर देती है।
दूसरे नंबर पे मैं डिस्कस करूंगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की कामयाबी हम सब लोग जानते हैं, टप्पल जेवर से हम सब लोग वाकिफ हैं। अगर आज हम 10 साल पुराने चले जाएं टप्पल जेवर में, तब के रेट और आज के रेट में जमीन आसमान का फर्क है। आज ना जमीन है और ना ही रेट है। इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरकार ने फर्स्ट फेज के लिए 1500 हेक्टेयर जमीनें लोड करी, सारी क्लियरेंस कंप्लीट, सारे टेंडर ओपन हुए और दिसंबर 2022 के अंदर यहाँ पे काम होना शुरू हो गया। आज अगर हम यहाँ जाकर देखें एयरपोर्ट पे तो तकरीबन 2 टर्मिनल ऑलमोस्ट, 2 रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4 किलोमीटर का और 3.5 किलोमीटर का, क्योंकि 2026 के अंदर गवर्नमेंट को इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट करना है। यानी कि 2026 में यहाँ पे उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। 2032 के अंदर सेकंड फेज कंप्लीट होगा और 2042 के अंदर थर्ड फेज कंप्लीट होगा। ये एयरपोर्ट आने वाले 15-17 साल तक बनता रहेगा। तो ऐसा एयरपोर्ट में क्या बन रहा है, जैसे टप्पल जेवर एशिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड है, ऐसे ही पूरे एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा वैसे वैसे जमीन के जो भाव है वो कितने बढ़ते चले जाएंगे। ये 80% कार्गो है और 20% पैसेंजर है। तीसरा और लास्ट हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। क्या कोई आप में से बता सकता है सेमीकंडक्टर क्या होता है? जी, इसे चिप प्लांट भी बोला जाता है, चिप इंडस्ट्री भी बोला जाता है। आज जैसे जैसे हम ऑनलाइन हो रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक में कोई ऐसी चीज नहीं बचती जिसमें चिप का इस्तेमाल ना होता हो। छोटी से छोटी खिलौने से लेकर बड़े से बड़े हवाई जहाज, बैंक, ट्रेन, मोनोरेल, मेट्रो, जिसका भी आप नाम लेंगे सबके अंदर चिप को यूज किया जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैक्सिमम चिप प्रोडक्शन है 70% ऑफ वर्ल्ड, वो सिर्फ ताइवान गवर्नमेंट करती है। इसके बाद नाम आता है चाइना का, इसके बाद नाम आता है यूएसए का। अभी कुछ समय पहले ताइवान गवर्नमेंट ने 91,000 करोड़ का वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट अनाउंस करा धोलेरा में। 13 मार्च 2024 को मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी। ये कितना बड़ा प्लांट है आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैं कभी रील देख रहा था खान सर की, जो बिहार से रिलेटेड है, मे भी कुछ लोगों ने देखी हो, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान में एक शहर है गुजरात, गुजरात में एक जगह है धोलेरा, जितना हमारा पूरी बिहार का 1 साल का बजट है 1 लाख करोड़ का, वहां पे मात्र एक कंपनी तकरीबन 1 लाख करोड़ का सिंगल एक प्रोजेक्ट डाल रही है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि पूरे बिहार का जितना बजट है मात्र एक कंपनी वहां पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। 2027 में इसकी प्रोडक्शन चालू होनी है। 25,000 प्लस जॉब इसके अंदर डायरेक्टली लगेंगी और 1 लाख प्लस जॉब इसके अंदर इनडायरेक्ट वे में आएंगी। ये इतना बड़ा प्लांट है कि ये सिर्फ धोलेरा की इकोनॉमी को ही नहीं, गुजरात की इकोनॉमी को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चेंज करेगा। ये सारी वे चीजें मैंने आपको बताई जो आज के टाइम में लाइव है, और भी बहुत सारी चीजें लाइव है जो एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को 10, 20, 50 गुना आने वाले समय के अंदर किया जा सकता है। धोलेरा का मेन पर्पस क्या है? जैसे हम सब लोग शंघाई को जानते हैं, लेकिन शंघाई को अगर आप देखोगे तो 30 साल पहले मात्र एक गरीब गांव था, लेकिन आज चाइना को सबसे ज्यादा जीडीपी, चाइना को सबसे ज्यादा बिजनेस कौन देता है? शंघाई देता है। शंघाई कितना है? 6 शंघाई बन जाएंगे 920 स्क्वायर किलोमीटर में। यानी कि चाइना को सबसे ज्यादा जीडीपी देता है, ऐसे 6 शहर बन जाएंगे हमारे धोलेरा में। आज जैसे चाइना को रिप्रेजेंट करता है शंघाई, चाइना का नाम आता है तो शंघाई का नाम आना ही आना है। आने वाले टाइम में ऐसे ही सेम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा धोलेरा। 10 से 15 लाख जॉब आनी है,
1.5 से 2 करोड़ लोगों की बसावट आनी है। गुजरात गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्लोगन बनाया है कि गुजरात में नया गुजरात। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि पूरे एंटायर गुजरात में जितना टर्नओवर होता है आज, आने वाले वक्त में उतना टर्नओवर सिंगल धुलेरा करना। क्लियर है ये? तो ये मैंने ओवरव्यू दिया आपको धुलेरा से रिलेटेड। इसको और धुलेरा को जानने के लिए, बारीकी से जानने के लिए आप गूगल, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। जितनी भी चीजें गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही आपको बताई जा रही है, इसको और सर्च करने के लिए आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं सरकार से रिलेटेड, जो आप वहां पे और देख और समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। फोटो ले लो नीरज। नेक्स्ट चैप्टर में लेता हूं लीगल इलीगल। ले लो। लीगल इलीगल का मतलब क्या है कि यार बहुत सारे घपले हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आज कप्पल जेवर में हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि था कुछ हो कुछ और गया। गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस आगे पीछे कर देती है। बहुत सारे स्कैम जमीन से रिलेटेड हो जाते हैं, एक आम इंसान फंस जाता है। वो भी बताऊंगा अभी। स्कैम हर जगह है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर है। यहाँ पे गुजरात के अंदर जमीनें कैसे ड्राइव होती हैं, कैसे हम या हमारा इन्वेस्टर 100% सेफ एंड सिक्योर है बाकी और जगह से। गुजरात के अंदर जितनी भी जमीनें हैं, टोटल A to Z, जितना भी रियल एस्टेट है, टोटल A to Z, वो सारा का सारा ऑनलाइन है। इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी जमीन को आप चेक करना चाहें, देखना चाहें, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप उस जमीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। गुजरात मात्र पिछले 5 साल से पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र स्टेट है अभी तक जिसके अंदर रजिस्ट्रियां भी ऑनलाइन होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके बिन जाए, कस्टमर के बिन जाए, रजिस्ट्री सरकार की तरफ से आपके घर पे आती है। एक पोर्शन आपके घर पे आएगा और एक पोर्शन सरकार के पोर्टल पे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे दर्ज हो जाएगा। अब जो रजिस्ट्री आपके पास आई है, इससे क्या हुआ? ऑनलाइन रजिस्ट्री आने से क्या हुआ? जितना भी रजिस्ट्री से रिलेटेड स्कैम होता था कि एक प्लॉट की 4 रजिस्ट्रियां दे दी, आज जमीन मेरे नाम है, रात को सिग्नेचर करवा लिए, अंगूठा लगवा लिया, देखा होगा आपने फिल्मों में। तो आज कोई और मालिक है, कल कोई और मालिक हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्री होने से क्या हुआ? अब आपके पास जो रजिस्ट्री आई है वो जल जाए, सड़ जाए, फट जाए, या उसको सेम टू सेम कोई अपना दूसरे नाम से कर ले, जाली बनवा ले। क्योंकि एक रजिस्ट्री आपके पास है तो एक रजिस्ट्री का है सरकार के पोर्टल पे। और जब जमीन बेचने जाना पड़ता है तो सेलर को जाना कंपलसरी है। अब अगर मैंने आपकी रजिस्ट्री अपने नाम से बनवा भी ली, तो जब जमीन बिकेगी तो वहां पे किसका होना अनिवार्य है? सेलर। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सेलर कौन है? आप। तो मैंने कुछ भी कर लिया, खिला के, पढ़ा के, धमका के, आपकी रजिस्ट्री मैंने अपने नाम से दर्ज भी करवा ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इससे जितना भी रजिस्ट्री से रिलेटेड स्कैम था वो टोटल 0 हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? जितना भी NRI कस्टमर है जो आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, वो हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन समहाउ वो इंडिया में नहीं आ पा रहा, टाइम की वजह से, पैसों की वजह से, शेड्यूल की वजह से, जिससे कि डील ही नहीं हो पा रही। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्री होने की वजह से वो US से बैठा हुआ है, जर्मन बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, उसकी डील क्लोज हो रही है। अभी तक हम ऐसे 100 से ज्यादा केस ऑलरेडी पिछले 8 साल में आउट ऑफ इंडिया कर चुके हैं। इससे भी बड़ी बात, ऑनलाइन तो हो ही गए, इससे भी बड़ी बात, आज के टाइम में क्या देखा जाता है मार्केट के अंदर कि बिल्डर का भूमाफिया है, कब्जे वालों का भूमाफिया है। अगर जमीन से रिलेटेड कोई केस हो भी जाता है तो वो 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चलता रहता है, कोई सुनवाई होती ही नहीं है। गुजरात के अंदर प्लस पॉइंट क्या है कि गुजरात में लैंड ग्रैबिंग एक्ट लगता है। इसको आप गूगल करिएगा, ये एक्ट है, कानून है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गुजरात के अंदर लगता है। लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या बोलता है कि अगर जमीन से रिलेटेड कोई भी केस है तो एट एनी कॉस्ट सरकार उसे 6 महीने में सोल्व करती है।
और जो कल्प्रिट है, दोनों में से एक कल्प्रिट होगा, सीधा 10 से 14 साल की कैद है। ऐसा होने पे क्या हुआ, जितना भी भू माफिया था वो सारा खत्म, कब्जेबाजी खत्म। आज पूरे गुजरात के अंदर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जमीन के अंदर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। पूरे गुजरात में अनऑथराइज्ड जमीन नहीं होती। क्लियर है सर? ये इसको जरूर स्टडी करिएगा। इससे भी अब एक ऊपर की बात, आज अगर हम देखते हैं जो बुलडोजर चल रहे हैं, जो टप्पल जेवर में चल रहे हो या ग्रेटर नोएडा में या कहीं भी चल रहे हो, किस जमीन पे चलते हैं? जो बुलडोजर चल रहे हैं वो किस जमीन पे चलते हैं? क्यों चल रहे हैं वहां पे बुलडोजर? नक्शा पास नहीं है, अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड को अगर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करा जाए, यानी कि वो खेती की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसी किसान से ले ली गई और अपने मन मुताबिक मैंने जो बनाना था उसके ऊपर बना दिया, बसावट कर दी, जिसमें से कि आज प्रॉब्लम हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे गुजरात के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉट फॉर सेल है। इसका क्या मतलब हुआ कि खेती की जमीन आप में से, हम में से कोई भी नहीं ले सकता। अब जमीन तो लेनी है, तो जो ये खेती की जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसको पहले सरकार से नॉन एग्रीकल्चर 143 या लैंड यूज चेंज जो हम बोलते हैं वो करवाना पड़ेगा। अब ये अगर जमीन लैंड यूज चेंज हो सकती होगी तो सरकार करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो जो इतना बड़ा स्कैम होना है 5 साल बाद, 10 साल बाद बुलडोजर चल रहे हैं, वो यहीं पे स्टॉप हो। क्लियर है आपको ये? अब लैंड यूज चेंज हो गया, रेजिडेंशियल तो रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रियल, आपने रजिस्ट्री करा ली। अब इस जमीन का नक्शा पास होना अनिवार्य है। नक्शा पास जो गवर्नमेंट के वहां पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, कायदे कानून है, उसके द्वारा नक्शा पास होता है। नक्शा पास होने के बाद इस जमीन को रिलायंस बना ले, टाटा बना ले, आप बना लो, हम बना ले, कोई भी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में हर प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट आपको एक सर्वे नंबर देती है। सर्वे नंबर जब हम गुजरात गवर्नमेंट की साइट पे डालेंगे तो हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कितनी है, कितनी बेच चुका, सब कुछ A to Z ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इन्हीं कुछ कारणों से ऑनलाइन लैंड ग्रैबिंग एक्ट, ये अपना एग्रीकल्चर लैंड नॉट फॉर सेल, इन्हीं की वजह से पूरे गुजरात के अंदर बिना सरकार की परमिशन के आज जमीन के अंदर कुछ नहीं होता। पूरे गुजरात के अंदर अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर है सर? ये पॉइंट सेफ पॉइंट है ये एक इन्वेस्टर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। L&T जैसी कंपनियां पूरे धोलेरा को डेवलप कर रही है। जो कंस्ट्रक्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो L&T वाले के पास है। साथ में एक कंपनी है हेल्प्रो, HALCROW एंड जैकोब्स। ये कौन है? ये यूएसए के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। ये 70 स्मार्ट सिटी ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अगर सिंगापुर देखोगे, दुबई देखोगे, पाम जुमेरा देखोगे तो किसने बनाया? कौन आर्किटेक्ट है? जैकोब्स एंड हेल्प्रो। तो धुलेरा के भी आर्किटेक्ट कौन है? जैकोब्स एंड हेल्प्रो। क्लियर सर? तो ये सारी चीजें हैं जो धुलेरा को बिल्कुल एकदम अलग बनाती हैं, सेफ बनाती हैं, सिक्योर करती हैं। क्लियर है यहां तक? अब सिर्फ इसके अंदर एक इशू बचता है, वो इशू बचता है पॉलिटिकल इशू। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिसकी जहां सरकार है उसकी लाठी है, यानी कि वही वहीं का मालिक है। यूपी में जिसकी सरकार है वो वहां का मालिक है, वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार है वो वहां का मालिक है। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपस में सरकार की नहीं बनती तो टाटा जैसी कंपनियों को वहां से हटना पड़ा। यूपी में रिलायंस के पेट्रोल पंप लगे, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशू वो पेट्रोल पंप नहीं चल पाए, उसे रोकना पड़ा या वहां से हटना पड़ा। तो जो बाहर की कंपनियां हैं वो कभी भी सरकार पे बिलीव नहीं करती, वो कभी भी सरकार को पैसा नहीं देना चाहती कि आज अगर मैंने सरकार को 10-20 हजार 50 हजार करोड़ रुपए दे दिए, आज सरकार है, साल में 2 साल में सरकार हो ना हो तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पैसों की? तो बाहर की कंपनियां आपके देश को पैसा देना चाहती हैं और आपके देश को ही पैसा देती हैं। जब वो आपके देश को पैसा देती हैं
तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशन या लॉ या एक्ट बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसी के तहत आपके देश के अंदर पैसा आता है। तो यहां पर भी एक इंटरनेशनल एक्ट बना हुआ है जिसको बोला जाता है SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जब आप धोलेरा को पढ़ते हैं, समझते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो धोलेरा सर लिखा हुआ आता है, DSIR लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये एक्ट है हमारे हिंदुस्तान में, इसको विकिपीडिया किया जा सकता है। 2009 में ये पार्लियामेंट इंडिया संसद में पास हुआ एक्ट है और 2016-17 में इसको लागू कर दिया गया था धोलेरा में। अब इसको लागू होने के बाद क्या हुआ कि धोलेरा पूरा पॉलिटिकल इशू से बाहर आ गया। सरकार कोई भी रहे, धोलेरा को इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम इंटरनेशनल कंपनीज या इंटरनेशनल फंड इन्वॉल्व है। धोलेरा के अंदर SIR एक्ट लग चुका है 2016 से, तो ये बाहर की इन्वेस्टमेंट को सेव करता है, धोलेरा की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। ये इंटरनेशनल एक्ट है, तो ये लगता है हांगकांग में, ये लगता है चाइना में, शंघाई में, और हिंदुस्तान में ये एक्ट लगता है धोलेरा, जिससे धोलेरा के अंदर 4 चांद बढ़ जाते हैं, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। क्लियर है सर यहां तक? अब आगे बढ़े लास्ट चैप्टर कि हम कौन है, OBI, और हम यहाँ पे एक इन्वेस्टर को आप लोगों को क्या ऑफर देने आ रहे हैं। हम कैसे काम करते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, 15 मिनट में अब टोटल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, इसका नाम है मिरिक, MIRRIKH इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मिरिक एक अर्बन वर्ड है, मिरिक का मतलब है मंगल ग्रह, तो जमीन को शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इसलिए नाम लॉजिकल मिरिक रखा गया है। हेड ऑफिस जो है हमारा वो सूरत में है पिछले 11 साल से। तो हम सूरत बेस्ड कंपनी है, खुद का अपना ऑफिस 5000 स्क्वायर फीट, और ऊपर वाली बिल्डिंग में सेम ऑफिस 6500 स्क्वायर फीट का अपना है, जिसमें मिरिक इंफ्राटेक काम करता है और सिर्फ धोलेरा के अंदर ही काम करता है। 2010 के अंदर हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखा गुजरात में, और 2016-17 में नेम ऑफ मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हमने कदम रखा धोलेरा में। तो आज धोलेरा में काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं। ये एक लंबा समय है, सिर्फ और सिर्फ धोलेरा में ही काम करते हैं। इस 8 साल के दौरान मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा अभी तक? इस 8 साल के दौरान मिरिक अभी तक अपने 23 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। हो सकता है जब मैं शायद यहाँ पे 3 महीने पहले आया हूँ तो शायद यहाँ पे मैंने 18 या 19 लिखा होगा। आज के टाइम में 23 प्रोडक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं। ये पूरे धोलेरा में किसी भी और बिल्डर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो अभी तक की ये सबसे बड़ी संख्या है। इस 23 प्रोडक्ट में से 20 प्रोडक्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रहे हैं, 3 प्रोडक्ट इंडस्ट्री प्लॉट्स के रहे हैं। इस 23 प्रोडक्ट में से 18 प्रोडक्ट हम कंप्लीटली सोल्ड आउट कर चुके हैं, बेच चुके हैं, लोगों की रजिस्ट्रियां और मोटेशन कर चुके हैं। अगर मैं दिल्ली NCR की बातचीत करूं तो अभी तक हम 3000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां लोगों को दे चुके हैं। अगर मैं ओवरऑल की बातचीत करूं तो तकरीबन हम 8000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से भी बाहर लोगों को अभी तक दे चुके हैं। ये मैं एक प्रोफाइल के द्वारा आपको बताऊंगा। जिनके साथ भी आप आए हैं या अपने व्हाट्सएप पे ये एक PDF फाइल आप ले सकते हैं जिसके अंदर हमारा पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ही इज द ओनर ऑफ मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर राजीव जहांगीर। ये पिछले 25 साल से सूरत में रहते हैं और सिर्फ जमीनों में ही काम करते हैं। धोलेरा में इन्होंने मिरेकल करा है, ईमानदारी से काम करा है और जीरो से वहां हीरो बने हैं। आज ये धोलेरा में नंबर 1 बिल्डर, नंबर 1 डेवलपर है। आज हम 400 से लेकर 500-600 रजिस्ट्रियां हर महीने करते हैं।
इनके बराबर में जो है मिस्टर सीएम साहब ऑफ गुजरात मिस्टर भूपेंद्र पटेल है, क्योंकि आज ये एक शख्सियत है, ईमानदारी से इन्होंने अपने आप को प्रूव करा है, इसलिए ये मैक्सिमम न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, आज के भी न्यूज़पेपर में इनका एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में धुलेरा और मोदी जी के लिए इन्होंने एक आर्टिकल कराया, तो इनके पूरे आर्टिकल्स हैं वहां पे। तो जगह जगह इनके इंटरव्यू आप गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मानवीय हस्ती है, ग्राउंड लेवल के बंदे हैं, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं और सिर्फ धुलेरा में काम करते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम है, मयूर इवाना, मयूर एरोसिटी, मयूर इंडस्ट्रियल हब। तो हर एक प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे तो सब में मयूर 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 लिखा हुआ है। तो ये मयूर क्या है? ये मयूर पीकॉक है, मोर। ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। जो भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और करेंगे भविष्य में वो सब मयूर के नाम से ही आएगा और आता है। ये गवर्नमेंट का मैप है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही निकाला गया है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। तो मैं थोड़ा आपको धुलेरा समझाऊंगा, थोड़ा इसे समझने में थोड़ा सा टेक्निकली है तो इसको आपको समझना है। धुलेरा भावनगर के पास पड़ता है। धुलेरा जाने के लिए अभी पहले आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, वहां से 100 किलोमीटर दूर 2 घंटे में हम इजीली धुलेरा पहुंच जाते हैं। आपको एक पीली लाइन नजर आ रही होगी, ये जहां मेरी उंगली है, ये एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2025 दिसंबर तक इसको चालू कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पे चालू होने पे जो 100 किलोमीटर का रास्ता था वो 70 किलोमीटर का रह जाएगा, और जो अहमदाबाद से हमें 2 घंटे आने में लगते थे, मात्र 45 मिनट्स के अंदर हम अहमदाबाद से धुलेरा पहुंच पाएंगे। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि ये 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे टोटल वेस्टेज से बनाया गया है, जमीन से 15 फीट ऊपर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 250 मीटर रखी गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 250 मीटर इन फुट के अंदर कितना होता है? 800 से ज्यादा। 800 से ज्यादा। तो यहाँ के अलावा हिंदुस्तान में ऐसा एक्सप्रेसवे और हमें देखने को कहाँ मिलता है? हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। ये 10 लेन जाने की, 10 लेन आने की, जिसको 4-4 लाइन से शुरू किया जा रहा है, और फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आने वाले 100 साल 200 साल ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये इंडिया की आन बान शान बन रही है, आगे जाके इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेगा। इंटरनेशनल कंपनीज है, इंटरनेशनल फंड है, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें यूनिक आ रही है, डिफरेंट आ रही है, जो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं आई। ये एयरपोर्ट है जिसका काम जोरों से चल रहा है। 2 रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर। 2026 में इसको चालू कर दिया जाएगा। तो आज जैसे पूरा वर्ल्ड गुड़गांव से कनेक्टेड हो चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से, ऐसे ही यहाँ पे धुलेरा पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करेगा। बाद में हमें अहमदाबाद भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टाटा का सोलर पार्क है जो मात्र अभी तक 300 मेगावाट 5 किलोमीटर के एरिया में तैयार किया गया है। 4400 मेगावाट सारा का सारा यहाँ पर आ रहा है। अब हम कहाँ पर हैं? वहां से दूर से नजर नहीं आएगा, मैं एरो कर देता हूं। तो मयूर इंडस्ट्रियल एस्टेट जो कि हमारा SIR के अंदर एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। इसके बाद जितने भी ये येलो कलर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे मिरिक के, मयूर के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल आता है। अभी लाइव कौन कौन से हैं? एक तो मयूर इंडस्ट्रियल एस्टेट जो कि SIR के अंदर है। बहुत सारे लोग SIR में ही प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जहां गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है वहां पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हम आपको मयूर इंडस्ट्रियल एस्टेट के नाम से प्रोजेक्ट देते हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो ये मयूर इवाना है। इसकी खास बात क्या है कि पूरे धुलेरा का जो सबसे बड़ा ग्रीन पैच है ये यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में मिलता है। इसके थोड़ा सा ऊपर अगर हम आएंगे तो ये मयूर कल्प, ये लास्ट मंथ हमने लॉन्च करा है, ये भी रेजिडेंशियल है। इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो मयूर इंडस्ट्रियल, दिस इज इंडस्ट्री प्लॉट। अगर इन तीनों की मैं बातचीत करूं तो नियर टू एक्सप्रेसवे, नियर टू एयरपोर्ट, तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया के बाद
ये तीनों प्रोजेक्ट हमारे एयरपोर्ट को टच करते हैं। क्लियर है जी? यस। अब ये कितने के हैं, क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मयूर इवाना के बारे में। एक दो प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन समझ में आए, फिर और आप बारीकी से बैठकर इसकी पूरी कैलकुलेशन डीपली समझ सकते हैं। मयूर इवाना, सबसे अच्छी बात क्या है प्रोजेक्ट्स की कि पूरे धोलेरा के अंदर चाहे आप प्रॉपर्टी किसी से भी लो, रेजिडेंशियल लो, इंडस्ट्रियल लो, आपको गेटेड सोसाइटी के अंदर ही प्लॉट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देयर इज नो एनी ओपन प्लॉट। आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी कल्चर कैसा होता है, कितनी सिक्योरिटी, कितना नीट एंड क्लीन होता है। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, पूरे धुलेरा का कल्चर बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ गेटेड सोसाइटी के अंदर मिलती है। तो जब सोसाइटी के अंदर मिलती है तो जो सोसाइटी के अंदर बेसिक एमिनिटीज है, क्लब हाउस, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, स्विमिंग पूल, जिम, टेम्पल, योगा सेंटर, ट्रैक, ट्री प्लांटेशन, गेटेड सोसाइटी, कैमरे, गार्ड, सिक्योरिटी कैबिन, ये सारी हम खुद आपको डेवलप करके देते हैं। जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी वो 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड, लैंड यूज चेंज, नक्शा पास, यानी कि नंबर 1 की प्रॉपर्टी मिलेगी। जो प्रॉपर्टी आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी अगर अपने आप को सर्च करना चाहो, देखना चाहो, तो वहां पे आपके नाम से ही रजिस्ट्री, आपके नाम से ही प्लॉट बुक होगा जो आपने लिया हुआ हो। क्लियर है जी? तो मयूर इवाना जो तकरीबन 50 बीघा के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, 1 बीघा वहां चलता है 1936 गज का, यहां से तकरीबन डबल, यानी कि यहां के हिसाब से 100 बीघा हो गया। 500 प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट, जिसका जो रेट है, मिनिमम जो साइज है वो है तकरीबन 150 गज, मैक्सिमम है तकरीबन 350 गज। प्राइस जो है, रेट है वो 8,500 रुपए पर गज। क्लियर है जी? दूसरा एक और बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर अगर इन्वेंट्री देखोगे तो तकरीबन 20 प्लॉट के आसपास इस टाइम अवेलेबल है। हमारी सारी इन्वेंट्रियां ऑनलाइन है। दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो मयूर कल्प, ये भी तकरीबन 50 बीघा में 500 प्लस प्लॉट है। इसके अंदर अभी 250, 250 के आसपास प्लॉट अवेलेबल होंगे। मिनिमम साइज इसके अंदर 128 गज का है, मैक्सिमम 300 गज जाता है। रेट है 7,500 रुपए पर गज, 1 मंथ की पेमेंट के साथ। अदरवाइज 3 महीने की पेमेंट के साथ 7,750 रुपए। क्लियर है जी? है ना? मैं मोटा मोटा थोड़ा बता रहा हूं आपको। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं आपको, मयूर इंडस्ट्रियल हब। दिस इज ए इंडस्ट्री प्लॉट। इसमें भी लिमिटेड इन्वेंट्री है, लेकिन अभी हम अक्टूबर के अंदर तकरीबन 150 बीघा का 450 इंडस्ट्री प्लॉट लॉन्च कर रहे हैं। तो एक आपको आइडिया दे देता हूं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम ऑन रोड आती है। ये वाली प्रॉपर्टी पर देखो, स्टेट हाईवे चलता हुआ रोड है, काला रोड है, बस ट्रक इस पे सब चलते हैं। तो ये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। इंडस्ट्री प्लॉट की वहां पे एक अलग ही वैल्यू होती है, जो गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको दी जाती है। क्लियर है सर? अब इस रेट के अलावा, अगर इस रेट पे मैं डिस्कस करूं 8,500 रुपए या 7,500 रुपए पर गज के रेट गेटेड सोसाइटी के अंदर अगर मिलते हैं, तो अगर हम एक सर्वे करे जाए पूरे इंडिया लेवल पे, जहां तक हमारी जानकारी है, तो अभी हमें 8,000, 9,000 या 7,500 रुपए के रेट कहां मिल सकते हैं इसके अलावा? जी भाई साहब, कहां मिल सकते हैं? अगर मैं सर्च करता हूं अपने गांव में, हाँ जी, बहुत रेयर जगह है जहाँ पे आपको लीगल प्लॉट, पर वो प्रूफ नहीं है। खाटू श्याम की लीगल प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, गेटेड सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, लैंड यूज चेंज, नक्शा पास की बातचीत कर रहा हूँ। ये सर ये वाला बाहर है, SIR के अंदर मयूर इंडस्ट्रियल एस्टेट है। वहाँ पे 1600 गज का मिनिमम प्लॉट है एज ए इंडस्ट्रियल, 17,000 रुपए पर गज के रेट है। 2,80,00,000 रुपए का आपको एक प्लॉट मिलता है वहाँ पे। सर थोड़ा SIR को हमें समझना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे 350 गज का मिल रहा है, जबकि नहीं मिल रहा।
SIR की कहानी समझिए आप क्या है। SIR की कहानी है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट आपको हैंड ओवर करेगी। आज जो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ये निकाला है, ये मुंडी में है। टोटल ये वाला एरिया एक्टिवेशन जोन है, ये जो आप देख रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने अभी 6.5 किलोमीटर का एरिया हैंड ओवर कर दिया, जिसको एक्टिवेशन जोन बोला जाता है। एक्टिवेशन जोन यानी कि एक्टिव हो चुका। यहाँ पे टाटा का सोलर प्लांट है, टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान गवर्नमेंट का लग रहा है, तो वहीं पे मुंडी में हम लेकर आए, जबकि हमारे पास 50 से ज्यादा जमीनें हैं। अब मेरे पास रेजिडेंशियल में ये वाली जमीन है, लेकिन मैं इसको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे को हैंडओवर नहीं करा। गवर्नमेंट हैंडओवर कब करेगी? जब सब कुछ अंडरग्राउंड रोड मेरा प्लॉट निकल के आएगा, जिसपे आज आप जा पाओ। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, खुद का ही देखिए, स्कैम चारों तरफ है, हमें बचना है, हमें देखना है। स्कैम ज्वेलर वाला भी कर रहा है, दूध वाला भी कर रहा है, तो हमें देखना है सही क्या है, गलत क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग 350 गज के अपना ही नक्शा बनाकर प्लॉट बेच रहे हैं। उनका नक्शा कभी पास नहीं होगा। ये गवर्नमेंट हमें 5 साल में हैंडओवर करे, 7 साल में हैंडओवर करे, 10 साल में हैंडओवर करे, हम नहीं जानते। तो जब तक गवर्नमेंट हैंडओवर नहीं करेगी, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट हमें ये हैंडओवर कर चुकी, क्योंकि एक्टिवेशन जोन में आता है, तो हमने तुरंत अपना निकाल दिया। लेकिन क्या इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा उनका टाइमलाइन कुछ होगी ना कि ये कब तक हैंडओवर करेंगे? अंदर क्या है, अंदर 70% गवर्नमेंट है, जो सिर्फ एंड यूजर के लिए है, उनके लिए 2 साल की गाइडलाइन है। लेकिन जो 30% है वो फ्री होल्ड है, जिसमें हम आते हैं। हमारी गाइडलाइन आएंगी 2032 के बाद। हमारे लिए गाइडलाइन आएंगी 2032 के बाद। 70% अंदर गवर्नमेंट है, 30% किसान है, या हम जैसे बिल्डर है जिन्होंने जमीन ले रखी है। 30% में सिर्फ 5000 सर्वे नंबर आते हैं। यानी कि सिर्फ पूरे धोलेरा में जो एक आम इंसान को जमीन मिलेगी, जो वो रीसेल में मिले, फ्रेश मिले, फ्रेश तो बहुत कम है अब, तो वो सिर्फ 5000 है। 2027 के बाद ये सब कुछ खत्म हो चुकी होगी, जमीन मिलेगी ही नहीं। आपने जमीन चाहे यहां ली चाहे यहां ली, सारी की सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड मिलती हैं। आपको जो रूल्स रेगुलेशन सरकार के यहां पर है, वही सरकार के यहां मिलते हैं। अब इसकी जो कैपेसिटी है रेजिडेंशियल की, मात्र 30 लाख लोगों की है। आने हैं 1.5 से 2 करोड़ लोग। क्यों गवर्नमेंट आपको हर जगह लैंड यूज चेंज कर रही है? क्यों गवर्नमेंट आपको यहाँ पे नक्शे पास कर रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे पता है कि ये जो सिर्फ ये क्रीम है, ये टाइकून्स के लिए है, ये इंडस्ट्रीज के लिए है, ये जिसके पास करोड़ से ऊपर है उसके लिए है। जो भी 2 करोड़ से ऊपर की बातचीत करेगा उसे मैं SIR में ही सजेस्ट करता हूँ, SIR के लिए ही बताता हूँ। लेकिन जिसके पॉकेट में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए है, उस पर कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे यहीं आना पड़ेगा और यहीं वो आता है। दिस इज ऑल्सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये भी लैंड यूज चेंज करवाना पड़ता है सरकार से, यहाँ पे भी लैंड यूज चेंज होता है, यहाँ पे भी नक्शा पास कराना पड़ता है, यहाँ पे भी नक्शा पास होता है, यहाँ पे भी सरकार रजिस्ट्री करती है, यहाँ पर भी सरकार रजिस्ट्री करती है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भ्रम है, मिथ है SIR को लेकर। भाई SIR जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए है, ये उसके लिए है जो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगा रहा है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता है। इसकी वजह से ही तो ये चीजें बढ़ रही हैं। अब एयरपोर्ट आप देखो कहां बन रहा है, सारा का सारा बाहर। ये जो प्लांट है सारे कहां बन रहे हैं, सारे के सारे बाहर। क्योंकि अंदर जो फैसिलिटी देनी चाहिए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज आएंगी, वो जब तक आप फैसिलिटी नहीं दोगे, यूनिक चीज नहीं बनाओगे, एयरबस को एयरबस वाली फीलिंग नहीं दोगे, बोइंग वाले को बोइंग फीलिंग नहीं दोगे, वो कहां आपकी कंट्री में आएगा? ताइवान गवर्नमेंट 91,000 करोड़ रुपए, जितना पूरे बिहार का बजट है, क्यों ला रही है आपके यहाँ? 2 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी निकाली है इंडस्ट्रियल के लिए, 2 रुपए पर यूनिट, 70% सब्सिडी। क्योंकि यहाँ पे 99 ईयर्स लीज है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट की जमीन नॉट फॉर सेल होती है, सिर्फ एंड यूजर के लिए। समझ गए आप? जो भी जितना भी समझो इसको और सारी चीजें ये अवेलेबल है नेट पे, आप समझ सकते हैं। तो मयूर इंडस्ट्रियल एस्टेट
इसकी कीमत है 8,500 रुपए पर गज। अभी लेटेस्ट हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं इंडस्ट्रियल अपना, ये भी स्टेट हाईवे है, चलती हुई रोड है, अक्टूबर के अंदर ये लॉन्च कर दिया जाएगा। रेट इसका 7,500 रुपए पर गज निकलेगा। क्लियर है सर? अब इसके अलावा और क्या चार्जेस लगते हैं? एक तो ये लग गया रेट जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा 3 चार्जेस और लगते हैं। पहला चार्जेस डेवलपमेंट कॉस्ट। जो भी आप प्लॉट लेते हैं सोसाइटी के अंदर मिलता है, तो सोसाइटी आपको डेवलप करी हुई मिलती है, यानी कि उसके अंदर सब कुछ डेवलपमेंट कंपनी करती है। तो 850 रुपए पर गज वन टाइम, जिसपे 18% जीएसटी आपको देना होता है, कस्टमर देता है, जो टोटल 1,003 रुपए पर गज बैठ जाता है। दूसरा 6% रजिस्ट्री चार्ज लग जाता है, लेडीज के नाम कराते हैं तो ये 5% हो जाता है। तीसरा और लास्ट आपके पेपर्स बनते हैं। पेपर्स के अंदर एडवोकेट फीस, म्यूटेशन दाखिला खारिज, जिसको गुजरात में 7/12 बोला जाता है, प्लॉट छोटा लिया हो, बड़ा लिया हो, इंडस्ट्रियल लिया हो, रेजिडेंशियल लिया हो, 15,400 रुपए फिक्स है जो आपके ये जाते हैं। प्रॉपर्टी कॉस्ट के अलावा 3 चीजें और ये लगती हैं, इसके बाद कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। क्लियर है? 3 पेमेंट प्लान है। पहला पेमेंट प्लान 100% पेमेंट विद इन 3 मंथ्स। दूसरा पेमेंट प्लान 50-50, 50% आपने दे दिया और 50% की आपने 1 साल की ईएमआई करा ली। ईएमआई कंपनी करती है और ये इंटरेस्ट फ्री होती है। तीसरा और लास्ट 30% पेमेंट दिया, बाकी का 70% पेमेंट आप सेम इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के माध्यम से 18 महीनों के अंदर दे सकते हो। अब इन तीनों में फर्क क्या है? जो रेट बंदा डाउन पेमेंट 3 महीने में यानी कि पूरी पेमेंट कर रहा है, जो रेट इसको लग रहे हैं वही रेट इसको लगते हैं, वही रेट इसको लगते हैं। तो कंपनी में क्यों बंदा सिर्फ 3 महीने में पूरी पेमेंट कर देता है? क्योंकि इसको 2 फायदे नजर आते हैं। पहला फायदा, जब ये पूरी पेमेंट कर देता है तो जो इसके लीगल पेपर्स हैं वो प्रोसेस हो जाते हैं, यानी कि इसको रजिस्ट्री कब मिलेगी? 1 साल के बाद, इसको जब ये पूरे पैसे दे देगा। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके हाथ में आ गई। आपने एग्जांपल 10 लाख रुपए दिए तो आपकी 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री आ गई, उसके बाद मोटेशन प्रोसेस हो गई, तो सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप सेफ तो हो ही गए हैं, साथ में जो आपका ये बेसिक अमाउंट है, इस बेसिक अमाउंट पे मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आपको 1.5% पर मंथ एज ए एश्योर्ड रिटर्न आपको हर महीने देता है। ये पैसा टीडीएस कट के आपके अकाउंट में आता है। 2019 से ये हम रेगुलर देते हैं। इसके ऊपर हम एक लीगल एग्रीमेंट कोर्ट से नोटराइज करा के 100 रुपए का रिटर्न में आपको देते हैं, और ये पैसा आपको आने वाले 3 साल तक मिलता है। 3 साल में 18% सालाना के हिसाब से 54% ऑफ योर बेसिक अमाउंट, जो भी आपने पैसा दिया, कंपनी आपको एज ए एश्योर्ड रिटर्न वापस कर देती है। अगर ये पैसा कस्टमर के पास आ जाए तो ये डील कैसी है कस्टमर के लिए? आपने ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अंदर अपना एक प्लॉट लिया, 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिया, सोसाइटी के अंदर लिया, 150, 200, 500 का जो लेना था वो लिया, प्लॉट एकदम साफ सुथरा है, रेट आपको मिल गए 8,000, 9,000, 7,000, रेट कम है क्योंकि एंड यूजर नहीं है। एंड यूजर आएगा 28 के बाद। एंड यूजर कब आता है? जब सारी सुख सुविधाएं आएगा। तो अभी कौन जाएगा अभी वहां पे? अभी जाएगा इन्वेस्टर। अब ये एंड यूजर के लिए है कि इन्वेस्टर के लिए है? इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर भी पैसा वहीं डालना पसंद करेगा जहां पे डेवलपमेंट आनी है, जब तो उसे एप्रिशिएशन मिलेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर आपने देखा होगा, यार मैंने वहां पैसे लगा दिए, रेट ही नहीं बढ़ रहे। भाई इसलिए नहीं बढ़ रहे, आपने जहां एंड यूजर पैसे लगाता है आपने वहां पैसे लगाए हैं। अब जो भी रेंट आ रहा है लेते रहो आप, यानी कि बहुत बड़ा एप्रिशिएशन नहीं मिल सकता।
अगर ये पैसा कस्टमर को मिल जाए तो ये चीज सोने पे सुहागा है। अब जो 1.5% हम आपको देते हैं, पहली बात हमने अपने जमीन के रेट नहीं बढ़ाए हुए जहां से 1.5% हम आपको निकाल के देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 10 लाख रुपए का प्लॉट मैं दे रहा हूं मेरा पड़ोसी से 8 लाख रुपए में दे देगा, क्योंकि जो हमारे रेट हैं ये सारे मार्केट के रेट हैं। और जब आप काम करने जाएंगे तो बहुत सारे दूसरे बिल्डर्स के आपको फोन आएंगे। आप खुद गूगल पे 10, 20, 50 बिल्डर है उनकी लिस्ट निकाल सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ भाई जो मिल्क की रेट है वो तकरीबन सही है। 2, 4, 5% लोकेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, क्वालिटी की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं। यानी कि जो हम आपको 1.5% दे रहे हैं हमने अपने रेट नहीं बढ़ाए। अब ये 1.5% जो हम आपको देते हैं वो हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से देते हैं। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और कहां से निकलता है, अगर ये चीज आपने समझ ली तो जो 1.5% वाला एक क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आता है वो कई हद तक आपका क्लियर हो जाए। आज के टाइम में हम 400-500 प्रॉपर्टी हर महीने बेचते हैं। आज अगर हमारा टर्नओवर देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर हमारा महीने का है। इसमें से 50 से 60 करोड़ रुपए हर महीने जमीन में जाते हैं। आज जो पैसा जमीन में जा रहा है उसका नंबर कब आएगा बिकने के लिए? 2 से 3 साल के बाद। हाँ जी, मानते हैं बात? आज जो जमीनें मैं आपको दे रहा हूं ये कब की ली हुई है? ये भी 2 से 3 साल पुरानी है। आप चाहे कोई सी भी जमीन हमारी देख लो, किसी के भी पेपर पढ़ लो आप। अब होता क्या है, अब ये मैं बिजनेस का रूल बता रहा हूं जो हर बिजनेस पे एप्लीकेबल होता है। जब ये पैन बना तो ये 2, 4, 5, 10 रुपए का बना, और जब बिका तो ये 40 से 50 रुपए का बिका। तो कितना गुना पैसा इस पैन ने कमाया? 3-4 गुना, 5 गुना, है ना? और सारे खर्चे भी निकाल दो। ये शर्ट का अगर मैं थान ले लूं और उसमें से शर्ट बनवाऊं तो रेट में फर्क आएगा? किसी भी चीज में बिजनेस का रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं कि होलसेल जो होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके रेट अलग होते हैं और रिटेल के रेट अलग होते हैं। हर एक चीज के अंदर जो आप यूज करते हो 3, 4, 5, 10 गुना तक के मार्जिन है। अब कस्टमर ने 3 महीने में कंपनी को कितना पैसा दिया? 100%। ये आपके लिए 100% है, लेकिन कंपनी के लिए कितना है? कंपनी के लिए 200 से 300% है। समझ गए आप कैसे है 200 से 300%? हाँ जी। अब जो आपने मुझे 3 महीने में 300% पैसा दे दिया, जिसमें से मैंने 3 साल में आपको 54 दिया है। समझ रहे हैं कहां से निकलता है 54? ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, ये पूरा कैलकुलेटिव है, पूरा लॉजिकल है। इसलिए 2019 से हम रेगुलर देते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि पूरे धुलेरा के अंदर सिर्फ हम ही देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से हम वहां काम कर रहे हैं, हम वहां के लोकल हैं। आज 100 से ज्यादा जमीनें हम ऑलरेडी धुलेरा में बाय करके बैठे हुए इन 23 प्रोजेक्ट के अलावा। तो ये जो देना ये कैलकुलेटिव है पूरा का पूरा, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई टोपी नहीं है। 10 लाख आपने दिए, आपको रजिस्ट्री मिल गई, आगे जाके मोटेशन मिल गई, प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट मिल गई और 1.5% पर मंथ 3 साल तक मिला। आज हमारे साथ 1000 से ज्यादा रिपीटेड कस्टमर हैं क्योंकि हमने अपने वादे पूरे करे। आज अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर या गुजरात में पता करोगे बार एसोसिएशन से, अथॉरिटी में, तो आज हम नंबर 1 इसी वजह से पहुंच पाए क्योंकि हमने अपने कमिटमेंट्स पूरे करे। तो क्लियर है सर ये 1.5% ये कहां से आया? इसका हम एक लीगल एग्रीमेंट अगेन बना के देते हैं, वो भी कोर्ट से नोटराइज करा के देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 50 रुपए का ठप्पा एडवोकेट से लगवाया और दे दिया। अभी तक जो भी आपने सुना समझा उससे रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, माइनर से माइनर, नेगेटिव से नेगेटिव, कुछ भी आप और समझना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी सर, ये 1.5% का जो आप रिटर्न दे रहे हो इसको बेसिक में से डायरेक्ट क्यों नहीं कम किया जा सकता? सर कम अगर मैं करता तो मैं रेट बढ़ा के, अगर बढ़ाए हुए होते तो कम कर देता मैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा ये मैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से दिया। प्रॉफिट कब निकला? जब आपने खरीदा। प्रॉफिट तो जब ही निकला ना।
अगर मैंने 10 लाख रुपए का जो मार्केट रेट है मैं पहले ही 15 लाख रुपए का दूं तो मैं 5 लाख रुपए पहले डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता क्योंकि मेरे एक्चुअल रेट है, जो मार्केट के रेट है वही रेट है, जो आप पैसा दे रहे हो उन्हीं से 1.5% निकाल के दे रहा हूं आपको, इसलिए आपको पहले डिस्काउंट नहीं दे सकता मैं, इसलिए मेरा माल एमआरपी पे ही बिकता है, हम 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं करते। पूरी पैन इंडिया के अंदर हमारे एक ही रेट है, आप कहीं भी पता करोगे तो जो रेट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वही रेट से लॉगिन होता है बिजनेस, चाहे आपने अंदर खाने कुछ भी करो। जी सर। 1.5% वाला आपने बताया जी। इसका कोई एग्रीमेंट बनेगा? सर लीगल एग्रीमेंट बनता 100 रुपए के स्टैम्प पेपर से, कोर्ट से नोटराइज होके, जिसमें हम लिखते हैं कि हम आपको 26 महीने जो भी आपकी फिगर बैठी वो हम आपको देते हैं। 100 से ज्यादा आज हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं गूगल पे, जो 5-5 साल 6-6 साल 3-3 साल 2-2 साल पुराने हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली 4000 रुपए गज में, ये प्रॉपर्टी ली 5000 रुपए गज में। ये यहाँ से नहीं दिखेगा, ये तो आप पीडीएफ के माध्यम से भेज दीजिएगा सबको। तो ये मैंने अपने दोस्त को और बचपन के दोस्त दीदी को दिलाया था, तो ये एग्रीमेंट बन के आ गया है और दोनों के केस में नंबर मेरा पड़ा हुआ है, तो हर महीने अगर मैं मैसेज दिखाता हूँ ना, ये मेरे पास 5 महीने से मैसेज आ रहा है उनके, जो 1.5% के रिटर्न दिया है, ठीक है, तो 1.5% उनके पास ऑन टाइम हर महीने पहुँच रहा है। जी प्लीज कुछ जो भी आप पूछना चाहें, 1-2 चीजें हैं फिर वो मैं क्लियर करूंगा, फिर हम फ्री हो जाएंगे। पूछिए सर, पूछिए, मैजिक जी पूछिए। कुछ भी पूछो, जो भी मन में आ रहा है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, बिल्डर के बारे में, धोलेरा के बारे में, रूल्स रेगुलेशन, प्रोजेक्ट 1.5%, डेवलपमेंट, कुछ भी जो आप। ये जो आपने धोलेरा के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सारा कुछ बताया था, जी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, जो भी है, एयरपोर्ट वगैरह, ये अभी तक आज तक की जो सरकार है उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी भगवान न करे कल सरकार चेंज हो गई वो तो इसको पूरा खत्म कर वो देगा। बताया था ना सबने एक एक्ट सर 2-3 चीजें मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। ऐसा है यार, कोई जरूरी थोड़ी दूसरी सरकार मतलब उसमें अरे सर, कोई बात नहीं, वो कानून है, खैर एक्ट है, एक्ट ऐसे चेंज नहीं होते। पहली बात तो ऐसा है यार, आपने बोला कि सिर्फ इंडस्ट्रियल उसके हक के लिए है, जी रेजिडेंशियल के लिए नहीं सर, 2 चीज हो गई, एक तो ये जमीन होगी एसआईआर के अंदर हो गई, एक एक्ट है एसआईआर वगैरह, वो तो इंडस्ट्रीज को सेव करता है, उसके बावजूद भी जब आपने लैंड यूज चेंज कराते हो, आप सरकार ने लैंड यूज चेंज करी है आपकी, सरकार ने ही आपका नक्शा पास करा और ये आपको सरकार की वेबसाइट पे नजर आता है, लीगल बात 10 साल 15 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद कर दिया, होल्ड कर दिया। क्यों कर दिया? नहीं नई सरकार कोई भी आए बंद कर देना, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। सर जीवन बंद हो गया। पहली बात तो सुनिए मेरी बात क्या है, इसमें 50% जापान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, 50% इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। पाम जुमेरा $12 बिलियन का प्रोजेक्ट रहा है, धोलेरा $90 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 90 बिलियन। ताइवान गवर्नमेंट ऐसे 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ऐसे ही एयरपोर्ट बन रहा है जिसमें 2 रनवे तैयार हो चुके हैं, उनकी टेस्टिंग चल रही है। कहने का मेरा मतलब है जब आप वहां जाकर देखेंगे तो ये सारा का सारा डिक्लेयर्ड हो चुका है, ये ऐसे ही नहीं सिर्फ बातों में है। आज यहाँ पे आज अभी 100 एकड़ कितना होता है, 5 लाख गज जगह है अप्रोक्सीमेटली, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज से 8 महीने पहले लग चुका रिन्यू पावर करके। कौन कौन सी इंडस्ट्री आ गई वो तो मैंने आपको बताई, और भी बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है, मन मुताबिक नहीं होता कि आज तो मैंने अनाउंस कर दिया कि भैया टप्पल जेवर एयरपोर्ट और मैं 10 साल के बाद कहता हूँ नहीं होगा। इतनी जापानीज कंपनी आ रही है, इतनी इंडस्ट्रीज ऐसे कोई आ रही है, इतने रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, ऐसे कोई आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट है अपने आप। dholera.gujarat.gov.in आप उसे सर्च करें। नेशनल ज्योग्राफिकल जैसे डिस्कवरी चैनल होता है ना, खाल की बाल निकालते हैं, तो नेशनल ज्योग्राफिकल /धोलेरा डालें आप यूट्यूब पर, तो नेशनल ज्योग्राफिकल वाले ने 45 मिनट की क्लिप दी है रिगार्डिंग धोलेरा, कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, सब कुछ। फोर्ब्स मैगजीन ने इसको प्लेटिनम रेटेड घोषित करा। अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लेटिनम रेटेड मिला है वॉशिंगटन डीसी को, ये मिला बना भी नहीं, उसके बावजूद कैसे घोषित कर दिया। जो कंपनियां इसको बना रही हैं, हेल्क्रो, जैकोब्स, एकोम, AECOM, कौन है ये? यूएसए की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी है। तो इसको मैनेज कौन कर रहा है? एकोम मैनेज कर रही है।
इसके डिजाइनिंग, इसकी कंपनी, इसकी चीजों को देखते हुए इसको प्लेटिनम रेटेड घोषित किया हुआ है फोर्ब्स मैगजीन में। तो ये सिर्फ चीजें हवा में नहीं है, ये सारी चीजें क्लियर है। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी। ग्राउंड लेवल की बहुत सारी वीडियो गवर्नमेंट ने डाल रखी है धोलेरा की, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। और किसी कोई सवाल? तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने लगाया 10 लाख रुपए, ठीक है सर, 10 लाख वाला 20 लाख वाला जो है ना थोड़ा सा रह सकता है चीजों को लेके, बट जो बंदे ने 1 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं तो ये सोच तो उसने भी सोची होगी, जैसा आप सोच रहे हो तो उसमें भी सोचा होगा कि भाई मैं 1 लाख करोड़ रुपए लगाने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर, कि ऐसा ना हो पता लगा मोदी जी की जगह राहुल गांधी जी आ जाए, जो तो उन्होंने भी होगा जब 1 लाख करोड़ रुपए लगा रहा है। क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर निवेश करती है ना तो वो पहले सोच लेती है, लेकिन यहाँ पर मैं पैसा लगाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी कंपनी कोई भी इन्वेस्ट करेगी वो बड़ा अमाउंट कर रही है, तो वो तो सर बड़ा अमाउंट कर रही है, बट क्या होता है उनके बीच में सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, एक्ट साइन होते हैं कि भैया इस तरीके से अगर चीजें होंगी, जैसे कि जूरिक ने पैसा लगाया यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए, उसका भी एक्ट साइन हुआ है, सबका ही होता है, सबके साइन होते हैं वो, चाहे आप छोटे इन्वेस्टमेंट छोटा हो सर 10 लाख रुपए अगर मैं आपसे लगवा रहा हूँ 15,000 आपको रिटर्न दे रहा हूँ तो वो भी तो एग्रीमेंट साइन हो रहा है ना आपके और मेरे बीच में सर, चाहे 10 लाख हो या 10 लाख आप करोड़। जब सर्च करोगे अपने लेवल पे, जब आप और पक्के हो तो आपको सर्च करना पड़ेगा अपने लेवल पे, गूगल यूट्यूब छान मारो पूरा पता लग जाएगा आपको सब कुछ। विकिपीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, विकिपीडिया आप समझ सकते हैं कि भाई जो चीज आई होंगी वो रियल लिखी हुई होंगी, उसी की ऑथेंटिकेशन है, बाकी तो यूट्यूब और इन पे तो आपको भी बताया कि सारी चीजें फिर भी आज अगर सोनू शर्मा कुछ बोलेगा तो उसको 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, तो अपनी बात को या अपनी जो चीजें हैं उनको खराब नहीं करें। विवेक बिंद्रा करोड़ से लोग फॉलो करते हैं, फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, है ना। आज अगर यूट्यूब के अंदर वो चीजें गलत हैं तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो रियलिटी को दर्ज करते हैं, तो आप उन्हें सुनिए। और सबसे अच्छी बात कि एक विजिट कर आइए, आप देख कर आइए क्या वाकई एयरपोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा। अब एयरपोर्ट जैसी चीज पूरे एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरपोर्ट बन रहा हो। एयरपोर्ट कितना दूर है अपनी साइड से इससे, जो आप बता रहे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जी। और SIR के अंदर जो रेजिडेंशियल आ रही है प्रॉपर्टीज जी उनका क्या रेट है सर? अभी रेजिडेंशियल नहीं है अवेलेबल। अच्छा, मैंने बताया ना क्यों नहीं है अवेलेबल, क्योंकि सिर्फ अभी एक्टिवेशन ये वाला एरिया डेवलप हुआ है गवर्नमेंट का। येलो जितना देख रहे हैं सब ये रेजिडेंशियल है, गवर्नमेंट और किसान दोनों का मिक्स, हमारा और गवर्नमेंट का दोनों का मिक्स। अब 70% तो गवर्नमेंट है इसमें, तो वो किसके लिए है? वो टाटा के लिए है। टाटा ने अभी 10,000 घर अनाउंस करे हैं, क्योंकि 91,000 करोड़ का जो प्लान लग रहा है 25,000 लोग उसमें डायरेक्टली काम करेंगे। वर्कर्स जो हाई वर्कर्स है वो कहाँ रहेगा? 10,000 घर अनाउंस करे उसे कि मुझे चाहिए। तो अंदर जितना भी आप येलो देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल है, इसमें 70% गवर्नमेंट के पास है, 30% हम जैसे लोग या किसान या हम जैसे जो बिल्डर है उनके पास है। गुजरात ट्रेड सेंटर सब कहाँ है? इसके अंदर ही सर है? इसी के अंदर है। गुजरात ट्रेड सेंटर जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट बनाया जा रहा है। इसमें 3 कनेक्टिविटी फर्स्ट टाइम डाली जा रही है, मेट्रो, एयरपोर्ट और एक्सप्रेस। 3 कनेक्टिविटी तीनों ही उसके अंदर डाली जा रही है। जो आप कहीं वीडियो देखते होंगे सरकार की तो उसमें वो दिखलाया हुआ है ट्रेड सेंटर, पूरे डिजाइनिंग सब कुछ क्लियर है पहले से ही सरकार की कि धोलेरा कैसे बनेगा। है जी, फ्री होल्ड में आएंगे, क्या फ्री होल्ड हो चाहे एंड यूजर हो, फ्री होल्ड में ही आएंगे। तो आप लेते हो फ्री होल्ड में ही। जैसे इसका सर CLU हुआ है, तो CLU जो हुआ है तो उसमें रेजिडेंस के ऊपर ये हुआ है। अगर हम आपको रेजिडेंस दे रहे हैं तो रेजिडेंस में हुआ है, अगर हम आपको इंडस्ट्रियल दे रहे हैं तो इंडस्ट्रियल में हुआ है। हम ही आपकी रजिस्ट्री करते हैं। आपका जितनी भी रजिस्ट्री हुई है अभी तक और फ्यूचर में जो भी होगी वो मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ही आपकी करता है। आपने रेजिडेंशियल लिया तो रेजिडेंशियल में आपकी रजिस्ट्री देते हैं, इंडस्ट्रियल लिया तो इंडस्ट्रियल में आपकी रजिस्ट्री देते हैं। कारपेट एरिया में तो कॉन्सेप्ट है ना कितना परसेंट जी एरिया मैं अब उससे आऊंगा। 2-3 पॉइंट है मेरे अभी, तो मैं क्वेश्चन आंसर फ्री होता हूँ। तो 2-3 बातें और यहाँ रह गई। यहाँ पे एक्ट कौन सा लगा? CLU का एक्ट कौन सा लगा? CLU का एक्ट मतलब जैसे राजस्थान में 90 लगता है, 90 या 90 हरियाणा तो इतना मेरे को नहीं पता है, देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर गूगल पे दिखा रहे हैं तो इसमें रेवेन्यू कोड आ रहा है 1879 1948 एक्ट आ रहा है। अच्छा। वो क्या है? तो गुजरात में 2 चीज लगती है ना,
इंडस्ट्रियल के लिए अगर आप लगाए तो 187 नहीं लगता मुझे। तो वही लगता है, वो जो लगता है। लेकिन रेसिडेंशियल के लिए कौन सा? ये मैं पूछ के बता दूंगा एक बार आपको। ये अपना क्वेश्चन एक बार उन्हें देना है, तो व्हाट्सअप करते हैं, तो ये बता दूंगा। चलिए एक दो बातें और रह गई 2-3 मिनट की। कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जमीनों को लेकर, क्योंकि वहां की जो जमीन है वहां पे लोडिंग लगती है, तो वो क्या चीज है ये आपको बताना चाहूंगा। एक दो क्वेश्चन आते हैं कि भैया क्या जमीन पे हम लोन ले सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं क्या रेरा अप्रूव्ड है। तो ये 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रहते ही हैं और इनका जवाब आपके पास लॉजिकली होना चाहिए, सच होना चाहिए आपके पास। जितनी भी ये जमीन है टोटल ओवरऑल, इस पे बैंक लोन अभी एप्लीकेबल नहीं है और ना ही इस पे रेरा एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों? जितनी भी ये जमीन है ये पूरा नया शहर बसाया जा रहा है और ये शहर आता है रूरल के अंदर। रूरल यानी कि गांव के अंदर, अर्बन यानी कि शहर के अंदर। तो जितनी भी जमीन है ये रूरल में आती है। रूरल में दो चीजें एप्लीकेबल नहीं है एज ए गवर्नमेंट, एक तो बैंक लोन और एक रेरा। लेकिन अब सरकार ने इसको अर्बन घोषित करना शुरू कर दिया है, अर्बन घोषित हो भी रहे हैं और अब जाके प्रॉपर्टी कार्ड भी बनने शुरू हो जाएंगे। मानना यह है कि 2026 जाते जाते या मैक्सिमम 2027 में यहाँ पे रेरा भी आ जाएगा और यहाँ पे बैंक लोन भी आ जाएगा। तो जो रूल्स है वो सबके लिए हैं। अब जो रजिस्ट्री बनकर आती है उस रजिस्ट्री पे पहली लाइन क्या लिखी होती है? दिस लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेरा रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्री में इसीलिए लिखा होता है। तो समझ गए आप रेरा क्यों नहीं है या बैंक लोन क्यों नहीं है। दूसरा, एक बिल्डर मान लेते हैं 10,000 गज जगह लेता है, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, तो उसे 3,000 गज जगह छोड़नी पड़ती है जिसमें वो पार्क, मंदिर, रोड्स बनाता है। अब कुछ समय के बाद बसावट आनी शुरू हो गई, पॉपुलेशन आनी शुरू हो गई, तो जो ये एफआईआर छोड़ा था, गवर्नमेंट कहती है कि तुझे 3,000 गज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तू 2,000 गज भी छोड़ेगा तो काम चलेगा। तो पॉपुलेशन आ गई। जैसे अभी गाजियाबाद के अंदर एक फ्लोर मेरे ख्याल से बढ़ाया गया, एफआईआर को बढ़ाया गया, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन आएगी वैसे वैसे एफआईआर को बढ़ाया जाता है। अब जो 1,000 गज का फर्क आ रहा है, 1,000 गज के अंदर जो ये पार्क है इसका मालिक कौन है? एनसीआर में सोसाइटी में रहेगा। अच्छा, एनसीआर में ऐसा होता है? नहीं, ज्यादातर इंडिविजुअल के नाम पे नहीं आता है। जब कोई बिल्डर कोई भी चीज बनाता है और जो भी एफआईआर, जैसे अभी जो टॉवर गिरे उसका कारण क्या था? इसकी ओनरशिप बिल्डर के पास होती है। अब बिल्डर के नाम इसकी रजिस्ट्री है, जो फ्री लैंड है एज ए गवर्नमेंट, क्योंकि पहले 3,000 छोड़ना पड़ता था, 2,000 छोड़ना पड़ता है। तो देखा जी बिल्डर ने या तो इसे बेच दिया, नया टावर बना दिया, या इसके ऊपर कोई एक्टिविटी कर। गुजरात में ऐसा नहीं होता कि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुजरात में जो ये 2,000 गज, 3,000 गज जो भी जगहें हैं, इसकी ओनरशिप आपकी और हमारी होती है और ये चीज रजिस्ट्री के अंदर मेंशन होती है। कंसेप्ट समझे? अब तक क्लियर है? इसीलिए वहां पे प्लॉट पे लोडिंग होती है। अगर आपने रेजिडेंशियल लिया है तो तकरीबन 35% से लेकर 40%, अगर आपने इंडस्ट्रियल लिया है तो तकरीबन 30% से लेकर 35% लोडिंग। और ये सरकारी है, ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है और ये आपकी रजिस्ट्री में मेंशन होकर है। उदाहरण के तौर पे आपने 200 गज का प्लॉट बाय करा, आपकी रजिस्ट्री कितने की होगी? हाँ जी, 200 गज की। बिकेगा कितना? 200 गज। किराए पे भी 200 गज चढ़ेगा, तो एक इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने रेजिडेंशियल लिया है तो ये रजिस्ट्री में मेंशन होगा कि ये इतनी जगह आपकी गई, और अगर इंडस्ट्रियल लिया है तो इतनी जगह। अब जितने की आपकी रजिस्ट्री होती है उसका 1.2 टाइम्स आप कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। 1.2 टाइम कितना हुआ 200 का? 240 गज। तो 100 गज का ग्राउंड, 100 गज का फर्स्ट और 40 गज का हाफ।
2.5 फ्लोर या 2.5 मंजिल का अभी आपको FAR दिया जाता है एज ए गवर्नमेंट। क्लियर है सर? ये तो यही रूल्स रेगुलेशंस लगता है आपका। साथ में एक दो चीजें बस और बताना चाहूंगा, ऑलमोस्ट हम फ्री हैं। हमारे हिंदुस्तान में दो और बहुत बड़े प्रोजेक्ट ने जन्म लिया। एक तो जिसका नाम है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये 1480 किलोमीटर का पूरे वर्ल्ड का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो हमारे हिंदुस्तान में बना। ये यूपी दादरी से शुरू होकर, रेड वाली लाइन, यूपी दादरी से शुरू होकर 6 स्टेट को कवर करता हुआ महाराष्ट्र खत्म हो जाता है। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर सिर्फ 8 एग्जिट पॉइंट है जिसे नोड्स बोला जाता है, जिनमें से एक धुलेरा भी है। आज बहुत सारे लोग नोएडा से ही धुलेरा बाय रोड जाते हैं जो 10 से 12 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो रोड की कनेक्टिविटी DMIC दे रहा है आपको। अभी तक हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी ट्रेन चलती हैं पैसेंजर ट्रैक पे चलती थी, कमर्शियल ट्रैक नहीं थे। तो जिस कमर्शियल ट्रेन को पहुंचना 1 दिन में चाहिए वो 2, 3, 4 दिन में पहुंचती है। सरकार ने अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये कुछ लोग देखते भी होंगे क्योंकि ये चालू हो चुका है। ये भी यूपी दादरी से शुरू होकर 1504 किलोमीटर का पहला कमर्शियल ट्रैक तैयार कर चुके हैं, जिसके अंदर जो कंटेनर पहले एक जाता था वो डबल कंटेनर लेकर जाती है और इसकी लंबाई भी डबल कर दी गई है। अगर इसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन है और ये ब्लू वाली लाइन पूरे धोलेरा का चक्कर लगाते हुए धोलेरा में रुक जाती है और एक ब्लू लाइन यहाँ पे खत्म होती है महाराष्ट्र। तो जो ये यहाँ पे रुक रही है, यहाँ पे क्या है, ये रेलवे स्टेशन है धोलेरा का। सबसे अच्छी बात क्या है कि 2027 में रेलवे स्टेशन प्रपोज्ड है, यानी कि हम जो जमीन बेच रहे हैं, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वहां पे रेलवे स्टेशन तक नहीं है, 2027 में प्रपोज्ड है। तो एक इन्वेस्टर का पैसा जो आज लग रहा है वो कितना मल्टीप्लाई होगा आने वाले टाइम में। गेटिंग माय पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं? ये कुछ चीजें हैं, जैसे वहां पे सी पोर्ट भी आ रहा है भावनगर से, इसको कनेक्ट किया जा रहा है। सी पोर्ट क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, हमें पता भी नहीं इतना, हमने कभी देखा भी नहीं में भी। तो सी पोर्ट इंडस्ट्रियल की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, तो ये नाम दिया गया है धोलेरा सी पोर्ट। इसके बाद ये भी कंपनीज हैं जो वहां पे ऑलमोस्ट लाइव हो चुकी हैं। PSMC ये ताइवान की गवर्नमेंट कंपनी है, चिप प्लांट, जो 2027 में अपना चिप प्लांट चालू करेगी 91,000 करोड़। रिन्यू पावर आज से 8 महीने पहले 100 एकड़ में 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू कर चुकी है, रनिंग है, हम देख सकते हैं। सोलर प्लांट की प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि सोलर प्लांट का इतना बड़ा व्यापार है, 4,400 मेगावाट बनना है, 300 बना है, तो सुजलोन, टोरेंट सब आपको आसपास नजर आएंगे। AJU होटल्स आज से 1 साल पहले इसे तकरीबन 265 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट्स के लिए। ये जापानीज कंपनी है AJU होटल्स। अब आप जाके देखेंगे तो एयरपोर्ट पे इसके बोर्ड लगने शुरू हो गए। दिवाली के बाद इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। पेट्रोलिंग का जो टेंडर है वो HP वाले को दिया है, कंस्ट्रक्शंस का टेंडर L&T वाले को दिया है। एयरबस, गूगल में डालें एयरबस धोलेरा C295 एक एयरक्राफ्ट है जिसकी हमारी नेवी को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एयरबस और बोइंग पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, जितनी भी उड़ने वाली चीजें यही बनाती है। तो एयरबस को पूरी जगह अलॉट हो चुकी है, लेकिन ये कब आएगा? कंसेप्ट क्या है? प्लग एंड प्ले। जैसे ही गवर्नमेंट ने उसकी जमीन को बना के उसे हैंडओवर दी, वैसे ही वो आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारे वेंचर्स हैं जो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई और ढेरों इंफॉर्मेशन आपको गूगल, यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं। अभी भी किसी का कुछ रह गया हो तो हम पूछ सकते हैं। लास्ट के 2, 4, 5 मिनट हमारे पास अभी अवेलेबल है। कुछ भी क्वेरी पूछना है?
चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन ले लो। बैठो रहो, बैठो रहो, बैठो रहो, एक 2 मिनट बैठे रहो। बस एक मिनट बैठ जाओ। भाई